हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी। एनसीईआरटी 11th और 12th इकोनॉमिक्स सीबीएसई एंड एचबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है ये सीरीज़। तो इसकी हमने ग्लॉसरी का फर्स्ट पार्ट किया था, क्योंकि आप ये देखिए, जो भी आप एनसीईआरटी की 12th की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट हैं, उन सब में जो जो बेसिक टर्म यूज़ होंगी, जो भी बेसिक टर्म यूज़ होंगी, वो सारी की सारी यहाँ ग्लोसरी की फॉर्म में बेसिक टर्म दे रखी हैं, ताकि आप आने वाले चैप्टर जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो, आपको समझ आ जाए कि जहाँ पर वो एवरेज कॉस्ट की बात करा तो एवरेज कॉस्ट होती क्या है, बजट लाइन की बात करा तो बजट लाइन होती क्या है। ठीक है ना। वैसे आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, तो मुझे लगा कि मैं ग्लॉसरी आपको पहले बता दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक पार्ट हम कर चुके थे, आई होप आपने वो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर ग्लॉसरी का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं पार्ट 1 करके लिखा हुआ है, सीरीज़ में आप ढूंढ लीजिएगा। और उसके बाद है, आज हम सेकंड पेज इसका करेंगे। ये देखिए, इनकम इफ़ेक्ट। अब इनकम इफ़ेक्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये सारी की सारी टर्म्स ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप प्लीज़ इनको ध्यान से समझना और इनके नोट्स बना लेना। ठीक है। तो आप देखिए, इनकम इफेक्ट, द चेंज इन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ ए गुड व्हेन द परचेजिंग पावर चेंज कंसिक्वेंट अपॉन ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है आय प्रभाव, हिंदी में इसको कहेंगे आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है कि जब एक गुड की ऑप्टिमल क्वांटिटी में चेंज होता है, जब परचेजिंग पावर चेंज होती है, किसी भी गुड का प्राइस अगर चेंज हो जाता है तो उसकी परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है, मतलब रियल इनकम चेंज हो जाती है, वो है इनकम इफेक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए हम एक पेन लेते थे पहले 10 रुपये का, ठीक है। अब वही पेन आपका 5 रुपये का हो गया। हम 10 रुपये में एक पेन लेते थे, अब वही पेन आपका 5 रुपये का हो गया। तो अब हम 5 रुपये के हिसाब से 10 रुपये हमारे पास है, तो अब हम कितने पेन ले लेंगे? 2 पेन। तो हमारी रियल इनकम जो गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में होती है वो रियल इनकम होती है, और जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मनी फॉर्म में होती है, वो मॉनेटरी इनकम होती है। तो हमारी प्राइस के कम होते ही, 10 रुपये का प्राइस पेन था, अब वो 5 का हो गया है। प्राइस के कम होते ही हमारी रियल इनकम 1 से क्या हो गई? 2। हमारी रियल इनकम बढ़ गई, तो इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। आई होप आपको ये इनकम इफेक्ट क्लियर है। डिटेल में हम ये इनकम इफेक्ट पढ़ेंगे कि लग्जरियस गुड होती है तो इनकम इफेक्ट क्या है, नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट क्या है, इन्फीरियर या गिफन गुड में इनकम इफेक्ट क्या है। वो जब हम चैप्टर करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, विद डायग्राम हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टी है दैट होल्ड्स व्हेन ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन इनपुट्स रिजल्ट एंड इंक्रीज इन आउटपुट बाय मोर देन द प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है? एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है। लॉन्ग रन यानी कि दीर्घकाल, ठीक है, लंबे समय में होने वाला जो परिवर्तन है। जब हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इनपुट्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो जितने हमने इनपुट्स लगाया, मान लीजिए हमने 20 से 40 इनपुट किया, इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 20 से 40 हमने क्या किया? इनपुट्स बढ़ाया, और हमारा प्रोडक्शन 20 से 60 हो गया। 20 से 40 की बजाय 20 से 60 हो गया, एकदम मतलब ज़्यादा इंक्रीज़, इनपुट्स के कंपैरेटिवली आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ होना। डायग्राम से भी मैं आपको बता दूं, 5, 10, 15, 20, मान लीजिए 5, 10, 15, 20, यहाँ पर वाई एक्सिस पे आउटपुट है और एक्स एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ या ऑल वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लॉन्ग रन है ना तो सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 10 प्रोडक्शन लगाऊं, पहले मैं 10 इनपुट यूज़ कर रही थी, तो मेरा प्रोडक्शन मान लीजिए 10 हो रहा था, ठीक है। अब मैंने 10 से 15 साधन यूज़ किए, इनपुट्स यूज़ किए, और मेरा प्रोडक्शन 15 की बजाय कितना हुआ? 20। तो ये क्या है? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है कि जितने मैंने इनपुट्स लगाए आउटपुट में उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। क्लियर। अब उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस क्या है? इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स अमंग विच द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। यहाँ पर हम गुड 1 लेते हैं, यहाँ पर गुड 2 लेते हैं,
इसके हर एक पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होता है, तटस्थ होता है, हर एक पॉइंट पर यूटिलिटी क्या मिलती है, इक्वल मिलती है, तो इसी को इंडिफरेंस कर बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिटेल में हम चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तुएं, एक ऐसी वस्तु जिसकी डिमांड इनकम बढ़ने पर कम हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है, कोई चीज़ मान लीजिए लोकल सी कोई चीज़ है, आप कोई ब्रांडेड की बजाय आप लोकल कोई चीज़ ले रहे हैं, अब आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप लोकल गुड नहीं लोगे ना, आप कोई ब्रांडेड चीज़ लोगे। तो जो लोकल गुड थी उसके लिए आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम। तो ये यही कह रहे हैं कि इन्फीरियर गुड है जिसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज, तो ये घटिया वस्तु है। अब उसके बाद है आइसोक्वांट इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है, बट इंडिफरेंस कर्व तो एक कंज्यूमर के केस में सेटिस्फेक्शन को दिखाता है और आइसोक्वांट प्रोड्यूसर के केस में प्रॉफिट का लेवल या आउटपुट का लेवल दिखाता है। तो आइसोक्वांट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, वहाँ पर दो वस्तुओं की बात की थी, यहाँ दो साधनों की बात करेंगे, दैट यील्ड द सेम मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट, जो सेम आउटपुट को दिखाएगा, वहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अब है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, कंज्यूमर डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। इसमें इन्वर्सली रिलेशन होता है गुड का और उसके प्राइस के साथ। ओके, अब उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इनपुट विद अदर इनपुट्स फिक्स्ड, अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर को अदर फिक्स फैक्टर लाइक मशीन, लैंड, उनके साथ जब हम यूज़ करते हैं, लेबर की मात्रा को हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट, लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जो कमी आती है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। अब है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट है एक फैक्टर का, वो पहले क्या होता है, इनिशियली राइज होता है जब हम लेबर को लगाते हैं, फिर जैसे जैसे लेबर की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक सर्टेन लेवल पे भी पहुंचता है, देन स्टार्ट फॉलिंग। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ऐसे होता है कि पहले तो बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचेगा, फिर गिरना शुरू कर देगा और जीरो होकर नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है ये। अब उसके बाद है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन रेफर टू दिस टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वैरिड। अभी हमने ऊपर किया था ये कि जो लॉन्ग रन होता है उसमें सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट, TCN-1, ये फॉर्मूला है किसका, मार्जिनल कॉस्ट का, कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट, जब हम एक्स्ट्रा एक आउटपुट की यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब एक पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट, जब हम एक इनपुट में चेंज करते हैं और उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम बेचते हैं और उससे जो हमें इनकम हुई और उस इनकम से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया, TRN-1। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, TRN-1 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब उसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP ऑफ फैक्टर, मार्जिनल रेवेन्यू टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, कि एक फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होगा, ये है मार्केट सप्लाई कर। जब हम इसको क्लियर पढ़ेंगे ना, तो जब हम डिटेल में विद डायग्राम विद टेबल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल सप्लाई, मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, एक आउटपुट का लेवल दिखाता है, द फर्म इन मार्केट प्रोड्यूस इन एग्रीगेट कोरस्पेंडिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस। अलग अलग मार्केट प्राइस पर अलग अलग जो प्रोड्यूस की है, एग्रीगेट कोरस्पॉन्डिंग मार्केट प्रोड्यूस किया है, जो किया है, शोज़ द आउटपुट लेवल, उसको दिखाता है मार्केट सप्लाई कर्व। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता। रियल वर्ल्ड में जो एक कंपटीशन है मार्केट का, वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कैसा, जहाँ पर एग्जिट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग डिफरेंशिएट बट सब्सिट्यूटेबल प्रोडक्ट। मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर है, फिर देयर इज एग्जिट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर होते हैं और वो अलग अलग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को बेचते हैं जो एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। आप आज की मार्केट में देख लीजिए, अगर हम सोप लेने चले जाएँ
साबुन, तो आपको पता नहीं 100 तरह के साबुन मिल जाएंगे। अगर आप टूथपेस्ट लेने चले जाएं तो आप देखिए कितनी तरह की टूथपेस्ट मार्केट में है, ठीक है। कोई कोल्ड ड्रिंक अगर लेने चले जाएं तो कितनी तरह की कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक क्लोज सब्सिट्यूट होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, किसी का रंग अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है, काम वही करेंगे सेम से, सब्सिट्यूट हैं बट थोड़े डिफ्रेंशिएट हैं, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं। मोनोपोली क्या है? एक मार्केट स्ट्रक्चर, मोनो मतलब एक सिंगल सेलर, और देर आर सफिशेंट रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट, और उनका मतलब कोई और मार्केट में एंट्री ना करे, उस चीज़ पे पूरा कंट्रोल होता है, एक का ही कंट्रोल, दैट इज़ मोनोपोली। एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? मोनोटोनिक इफ ओनली 2 बंडल, मान लीजिए सिर्फ 2 ही बंडल है कंज्यूमर के पास किसी वस्तु के लेने के लिए, एंड द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड एज कम्पेयर टू द अदर बंडल। मतलब अगर उसने एक बंडल अगर पसंद कर लिया तो वो किसी भी हालत में दूसरे बंडल को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पहले वाले बंडल से उसको अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। नॉर्मल गुड क्या है? जिसमें डिमांड इंक्रीज इन इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, वो नॉर्मल गुड के केस में होता है, सामान्य सी वस्तु। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर प्रॉफिट का वो लेवल जो कवर करता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ठीक है। ये कॉस्ट की सेंस में दे दिया। अगर मैं बात करूँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू में, तो एवरेज कॉस्ट बराबर होगी एवरेज रिवेन्यू के, ये देखिए एवरेज कॉस्ट बराबर है एवरेज रिवेन्यू के, तो भी नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। अब उसके बाद है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर, कुछ ही होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, कार की जो कंपनी है आप देख लीजिए कितनी है ना, कुछ ही हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेट होगा, सम एक्टिविटी गेन फॉरगोन फ्रॉम द सेकंड बेस्ट। आपको एक अगर ज़्यादा वस्तु लेनी तो पहले वाले को आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट एनवायरनमेंट वेयर एन ऑल फॉर्म इन द मार्केट, पर जो परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, और एक जो मेन इंडस्ट्री है वो प्राइस से सेट कर देती है, और फॉर्म क्या करती हैं? उस प्राइस को टेक कर लेती हैं, प्राइस टेकर होती हैं, ठीक है ना। ये देखो प्राइस टेकर होती है। प्राइस सीलिंग क्या है? गवर्नमेंट एक अपर लिमिट तय कर देती है किसी भी प्राइस का, किसी भी गुड का प्राइस का, किसी भी वस्तु और सेवा का एक प्राइस सेट कर दिया, अपर लिमिट सेट कर दी, उसको प्राइस सीलिंग बोलेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? कि कितना प्राइस में चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड। भाई किसी चीज़ की डिमांड में चेंज हुआ है क्योंकि उसके प्राइस में चेंज हुआ था, तो वो कितना हुआ वो बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज को दिखाता है ये, ठीक है। आई होप आपको ये वाले पेज की जो ग्लॉसरी है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब सिर्फ एक पार्ट और इसका रह गया है, एक पार्ट और आएगा इसका ग्लॉसरी का, एक पेज और है जो आपको क्लियर हो जाएगा। जिसको ये सारी, जिसने ये पार्ट 1, 2 और 3, जिस भी स्टूडेंट ने ये ग्लॉसरी के तीनों पार्ट अगर देख लिए हैं तो उसको एनसीईआरटी की जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर हैं इसमें जब इसको करवाऊंगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही क्लियर हो जाएंगी, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।